जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर 2 बार जो फायरिंग की गई है, ये फायरिंग करने वाले आखिर हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के घर पर कल रात और आज सवेरे 2 बार फायरिंग की गई। फायरिंग करने वाले कौन हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस वाकये का फौरी नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट, खासतौर पर चीफ जस्टिस साहब, इस सारे वाकये की बजाते खुद निगरानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने भी नोटिस ले लिया। इमीडिएट रिपोर्ट तलब की गई। IG पंजाब को सुप्रीम कोर्ट ने भी तलब कर लिया, उनसे भी रिपोर्ट तलब की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी तक एज वी स्पीक ऑफ नाउ पता नहीं चल सका कि जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर 2 बार फायरिंग किसने की। खुदा का शुक्र है कि इस फायरिंग से नुकसान कोई नहीं पहुंचा, लेकिन मुल्क भर की वकला बरादरी ने इसको अदलिया पर हमले के मुतरादिफ करार दिया है। कल मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने हड़ताल का ऐलान भी कर रखा था, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने अपील की, जिसके बाद यह हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई। अभी तक पता नहीं चल सका कि किसने ये हमला किया है, लेकिन बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत शर्मनाक सूरत हाल है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब गुज़श्ता कुछ अरसे में बड़े अहम केसेस का हिस्सा रहे हैं। अभी ताहयात नाअहली के हवाले से जो फैसला आया है, उस बेंच का भी हिस्सा थे, पानामा बेंच का हिस्सा थे, पानामा का केस तहरीर करने वालों में से थे, और जो शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब केसेस चल रहे हैं, उनके मॉनिटरिंग जज भी हैं। क्या जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग किसी साजिश का है? इसी हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ होंगे पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब के मरकजी रहनुमा एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब, और इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार अवैस तौहीद साहब। राना सनाउल्लाह साहब हैं हमारे साथ। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और 24 घंटे गुजर चुके हैं तकरीबन, अभी तक पता नहीं चल सका कि जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग किसने की है। देखिए, इस हिस्से में जो है वो एक बड़ी जो है वो हाई लेवल की कमेटी जो है, जिसमें न सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बल्कि जो हमारी अस्करी और सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके लोग शामिल हैं। और IG पंजाब जो है वो खुद इसको जो है वो इसकी सुपरविजन कर रहे हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें बड़ी पेशरफ्त है, और इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट होगा वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब को एतमाद में लेके, तो ये इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो इस बारे में जो है वो बात करेगी। और साहब, आपने फरमाया कि आपके इत्तला के मुताबिक कोई बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है, क्या आप कुछ शेयर कर सकते हैं कि जिन्होंने फायरिंग की है, क्या वो ट्रेस हो गए हैं, उनका पता चल गया है? नहीं, इस सिलसिले में कोई भी बात करना जो है वो उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को जो है वो डैमेज करने के मुताबिक होगा, क्योंकि ये इंतहाई हसास मामला है और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब की रेजिडेंस जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी इस बारे में जो मुनासिब हकायक हैं वो आवाम से शेयर करना चाहें, तो वही एक तरीका। अच्छा राना साहब, जो कि आप वज़ीर कानून हैं, 2-3 मामलात बड़े हसास हैं। एक तो ये कि शरीफ फैमिली के खिलाफ जो नैब कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उनके मॉनिटरिंग जज हैं जस्टिस एजाज साहब, पानामा बेंच का हिस्सा थे, ताहियात नाअहली का हिस्सा थे। इन सब बातों से हट के मॉडल टाउन में जहां उनका घर है वो वज़ीर आला हाउस से ज्यादा दूर है नहीं, तो आपको लगता है कि यह कोई साजिश है जो उनके घर पर 2 बार फायरिंग की गई? देखिए, इस बारे में कोई भी बात करनी जो है, क्योंकि ये इस मामले की नोयत इतनी हसास है कि इसके ऊपर राय ज़नी, कयास और सिर्फ एक खबर की हद तक जो है वो बात को जो है वो अपने तौर पे जो है वो वज़े किया जाए। लेकिन कोई साजिश का एलिमेंट हो सकता है राना साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब तक इसमें कोई वेरीफाइड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आ जाती, तो हमें उस वक्त तक इंतजार करना चाहिए, ना कि हमें क्यास करके जो है वो चीजों को
दूसरी तरफ जो है वो ले जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, वजीर कानून पंजाब। फरमा के बड़ी पेशरफ्त हुई है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन अभी इस स्टेज पे शेयर नहीं की जा सकती। एजाज चौधरी साहब, कौन हमला करवा सकता है? क्या ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है? यानी ये एक फेक कॉल है सिर्फ इस कौम को और आवाम को मुतमईन करने के लिए कि जनाब राना साहब बड़ी पेशरफ्त कर चुके हैं। यानी जो कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, एक मीडिया नहीं तकरीबन तमाम चैनल, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इर्द गिर्द के सारे जो कैमरे थे वो खराब थे। आप खुद आपने कहा कि वजीर आला का घर उसके करीब तरीन, ज्यादा दूर नहीं है, चंद गज के फासले पे। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट और ये कैमरे और ये सर्वेलेंस और ये डॉल्फिन फोर्स और क्या बला बला यानी पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस पंजाब और लाहौर के अंदर मौजूद है। उसके बावजूद एक नहीं दो मरतबा एक वाकया चंद घंटों के वक्फे से हो जाना, ये बहरहाल इसने एक नहीं कई बहुत तशवीशनाक है, बहुत तशवीशनाक, कई जगह घंटियां बजा दी हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि बिलाशुबा कोई इसके ऊपर कमेंट्स नहीं करने चाहिए, लेकिन आपको ये माजी का मैं बता देता हूं, गो इसका कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन नून लीग एक ऐसा माजी रखती है जो जजेस को डराने धमकाने में, उन्हें ब्राइब करने में, उन्हें यानी अहकामात टेलीफोन के ऊपर जारी करने में, आई एम रेफरिंग टू जस्टिस कयूम साहब, और यानी हमला करने में। एजाज साहब, आप समझते हैं कि इस स्टेज पे इन सर्कमस्टांसेस में नून लीग इतनी बेवकूफ होगी कि अपने पांव पे ऐसे कुल्हाड़ी मारेगी? जरा चौधरी मंजूर साहब से मैं ये सवाल कर लूं, आपके दोबारा भी आऊंगी। चौधरी मंजूर साहब सर सवाल करूं, उसका ब्रेक का वक्त आ जाएगा। चौधरी मंजूर साहब, आप क्या समझते हैं? जैसे एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि नून लीग का एक माजी रहा है और फिर जाहिर है बड़े बड़े केसेस में रिसेंटली उसका हिस्सा रहे हैं, अभी शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब केसेस, मॉनिटरिंग जज हैं, ये कोई साजिश का हिस्सा हो सकता है? चौधरी मंजूर साहब, अच्छा ऐसे है कि एक तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर सिर्फ एक दफा ही फायरिंग हो जाती तो ये कोई इंसिडेंट भी हो सकता था। हम कहते कि ये अचानक कोई हो गया है, कोई गुजरते हुए किसी ने या किसी ने ऐसे बदतमीजी कर दी है। जी जी, तो 10-12 घंटे के अंदर अंदर 2 बार हमला किया जाए और अंदर फायर किए जाए जो दरवाजे को लगे, किचन को लगे, ये मैं इत्तेफाक नहीं हो सकता। और मुझे अफसोस ये है कि हुकूमत ने क्या, जब पहली बार फायरिंग हुई है उन्हें नहीं पता किसके घर पे फायरिंग हुई है? सर दूसरी बार जब हुई तब भी हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से खबर नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खबर आई। अंदाजा कर ले इसका मतलब क्या है कि उनको शह दी जा रही है जो हमलावर है। अगर रात को फायरिंग हुई उसके बाद इतला दी गई, 15 पे कॉल गई, सारा कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जो इतने इंपॉर्टेंट केसेस सुन रहे हैं उन पे अगर ये हालत है तो फिर बाकियों का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। नंबर 1। नंबर 2, जो कल का दिन था उसको देखने की जरूरत है, वो बहुत अहम था। उसमें मॉडल टाउन पे उन्होंने डे टू डे हेयरिंग का ऑर्डर किया। मॉडल टाउन के ऊपर बाकर नजफी रिपोर्ट को उसका हिस्सा बनाने का कहा गया। मॉडल टाउन का अगर होता है तो उसमें देखिए हुकूमत की अपनी सूरत हाल क्या रह जाती। दूसरा, साद रफीक साहब का केस था। तीसरा, उस पे ये 56 कंपनियों को कहा कि आप उसके हवाले करें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट हवाले कर देगी। सिविल एविएशन के इश्यू पे नोटिस लिया और कितने केसेस निकाल। और वो जो दिन था उसकी मुनासिबत से अगर आप देखें, डांडे तो कहीं और जाके मिलते हैं। ये डांडे कहीं और जाके मिलते हैं, लेकिन क्या नून लीग बतौर सियासी जमात इतनी बौखला गई है या इतनी बेवकूफ हो सकती है? अवैस तौहीद साहब से ये सवाल मैं करूंगी, लेकिन अवैस साहब अगर आपकी इजाजत हो, इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन कामरान मुर्तजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तजा सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। बहुत अफसोसनाक ये वाकया है, सारा दिन इसकी मजम्मत हो चुकी है। अभी राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि एक बड़ी पेशरफ्त हुई है लेकिन वो इस स्टेज पे शेयर नहीं कर सकते। लेकिन इवन देन सर 24 घंटे गुजरने के बावजूद पता नहीं है कि किसने फायरिंग की। कमरान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी जी बिल्कुल आ रही है। कमरान साहब, 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सके कि हु वर द कल्प्रिट्स। देखिए, इसमें एक अजीब सी बात यह है कि 2 दफा फायरिंग हुई है। वाक़या एक दफा का नहीं है, 2 दफा का है। एक दफा मिडनाइट में है और एक दफा अर्ली इन द मॉर्निंग है। और ये 2 दफा वाकयात एक जज के घर पे, सुप्रीम कोर्ट के जज में हो, और उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट को अभी तक इस बारे में कोई अता पता ना हो।
तो ये इसमें आदमी बिलीव नहीं कर सकता। आसपास कैमरे भी होंगे, कोई फुटेज भी इनके पास होंगी, तो ये इसको इस तनाजुर में देखना चाहिए कि उटची किसी किस्म के केसेस हैं उनके पास या थे, उनकी समाअत कर रहे हैं, और इस तरह से उनके घर पे फायरिंग होना, उनको जो ना निशाना बनाया जाना उनके घर को, ये काबिल मजम्मत है, और इसको इस तरह से जो है लाइट नहीं लेंगे वकला। ठीक है कामरान साहब, आप मेरे साथ ही रहें। अवैस तौहीद साहब, सर आपकी तरफ मैं आऊंगी। तमाम इस वक्त नून लीग की तरफ उठाई जा रही हैं, कहा जा रहा है कि देखें किस किस्म के केसेस जस्टिस एजाज साहब सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है कि क्या नून लीग इतनी बौखला गई है कि अपने ही गढ़ में और अपने ही खिलाफ केसेस सुनने वाले जज के घर पर इस तरह से फायरिंग करवाएगी, या कोई साजिश हो सकती है? देखिए, गफलत, लापरवाही, इखलाकदारी, सब कुछ नून लीग की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की है, तो उससे तो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। या ये 2 जमा 2 करके कि जी ये था फला था, ये कैसे हो सकता है कि 12 साढ़े 12 बजे एक दफ़ा वहाँ पे फायरिंग का वाक़या हुआ हो और उसके बाद फिर सुबह फिर वहाँ पे वाक़या हो, जबकि आपको पता है कि आपके कायदीन के ख़िलाफ़ इतने अहम केसेस के जज हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज। यानी कि किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी रियासत में सुप्रीम कोर्ट के जज की सिक्योरिटी तो अव्वलीन तरजीह होती है, तो उस तरजीहात पे या तो नहीं था। ये कह देना कि मुल्ज़िमान को अब यूँ हो रहा है और पेशरफ्त हो रही है और एक GIT बैठ रही है, ये नहीं हो रही है, इससे नहीं। आप जिम्मेदारी कबूल कीजिए कि ये हमारी गफलत है, ये हम इसको मानते हैं, और हम इन अफसरान को हमने यहाँ पे जिम्मे लगाया किया था, डिप्लॉय किया था, जो इससे उनको हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी ठहरेगी। ये कैसे हो सकता है कि आप बयान दे दें टीवी चैनल्स पर, या आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दें कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं हो सकती, या साजिश बुनना, साजिश करना, ये एक अलग बात है, मैं समझता हूँ। लेकिन गफलत, लापरवाही, जिम्मेदारी सब वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, और वो भी नून लीग की है। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इसमें इख्तलाफ की जमातें हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं, आपके सारे रुखा के खिलाफ केसेस हैं, तो ऐसे में ऐसे गैर जिम्मेदारी का सबूत देना, मैं समझता हूँ कि इसके रिपरकशंस भी होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, और जितना कुछ आपका अदरिया मुखालिफ बयानियाँ हैं उसमें लोग ये सारी आपकी जो गफलत, लापरवाही है और गैर जिम्मेदारी का सबूत है, वो उसमें पिरोएंगे आपके सियासी मुखालिफिन, और फिर एक वो आपके खिलाफ नैरेटिव बनाएंगे, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंतखाबात से कबल हमारे सियासी निज़ाम जो है वो इसका मुतामिल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, बड़ी वैलिड बात आपने की है। एजाज चौधरी साहब, वो जज साहिबान जो अवाम को इंसाफ फराहम करते हैं, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, अगर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो फिर हमारी रियासत, हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? मेरा ख्याल है एक वो मशहूर कोटेशन जो है इस मौके पे कोट कर लेनी चाहिए कि जनरल जो चर्चिल थे, उन्हें आप जैसे किसी जर्नलिस्ट ने, बहादुर ने, यह सवाल किया कि क्या हम जंग जीत जाएंगे दूसरी जंग अजीम के दौरान, तो उन्होंने जवाबन सवाल कर दिया जर्नलिस्ट से। उन्होंने कहा क्या हमारी अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा फिर जंग भी हम जीत जाएंगे। आप अंदाज़ा करें कि इंसाफ के निज़ाम का इस कदर गहरा ताल्लुक होता है पूरी मुआशरत के साथ कि अगर आप इंसाफ का, छोटे अदालत हो या बड़ी अदालत हो, उसका वक़ार जब ख़त्म कर देंगे तो ऐसे वाक़यात होंगे। मैं आपसे जो बात कहना चाहता था उसका मौका फिर आ गया है। देखिए, जिस तरह शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ और मरियम बीबी और दूसरे लोग, तलाल और दानियाल और निहाल, ये सारे लोग जिन्होंने पिछले 8-10 माह के अंदर पूरा एक मीडिया के जरिए और अपनी प्राइवेट टॉक्स के जरिए जो नफरत पैदा की है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बिलअमूम, और इन 5 जजेस के बारे में बिलखुसूस, और उन 5 में से भी चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल हसन के, तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि उसका यह नतीजा निकल सकता है। लेकिन कोई हतमी बात नहीं कहनी चाहिए जब तक कि कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन सामने ना आ जाए। मैंने सुबह ये कहा था और ट्वीट किया था कि पाकिस्तान के अंदर जितने हमारे तहकीकाती अदारे हैं, जितने हमारे हसास अदारे हैं,
सबको इसका प्रोब करना चाहिए। ये इतना अहम मसला है पाकिस्तान का कि इसके इन्वेस्टिगेट तो हो रहा है, लेकिन जैसे अवैस तौहीद साहब कह रहे थे कि बहरहाल गफलत, लापरवाही, जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की है, फिक्स होती है, क्योंकि पंजाब के दाल हुकूमत में जिसको सेफ सिटी कहा जाता है, और उस सेफ सिटी के भी मॉडल टाउन जो कि तकरीबन हब है, वज़ीर आला हाउस से चंद गज की दूरी पे ये घर है, तो किस तरह से वाकया हो जाता है ये अक्ल तस्लीम नहीं करती। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग लेट्स ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कराची की सियासत पर डिस्कशन करेंगे। वहां एक नया ड्रामा शुरू होने के हवाले से। कराची की सियासत पिछले 2-3 महीनों से मुसलसल तहलका अंगेजी का शिकार है, और आज इसमें एक नया ड्रामाई मोड़ आ गया है जब मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया, ये इंकिशाफ कर दिया कि फारूक सत्तार पाक सरजमीन पार्टी के साथ राब्ते में हैं। यहां तक कि एक मुश्तरका दोस्त के घर फारूक सत्तार ने अनीस कायम खानी को बुलाया और पूछा कि अगर इलेक्शन कमीशन से फैसला MQM की सरबराही का फारूक सत्तार के खिलाफ आता है तो फिर PSP के पास पैकेज क्या है फारूक सत्तार के लिए। जाहिर है फारूक सत्तार साहब ने इसको डिनाई किया है और कल ही वो कह चुके हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन PSP में नहीं जाएंगे। उसके बाद MQM PIB सेक्शन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इत्तेहाद का एक हल्का सा इशारा दिया गया, लेकिन कराची की सियासत में आइंदा होने क्या जा रहा है, जिस रफ्तार से MQM के MPAs और MNAs पार्टी छोड़ के PSP में जा रहे हैं, क्या PSP कराची की नेक्स्ट बिग थिंग है, क्या PSP कराची की अगली हुक्मरान है, इसी हवाले से बात करेंगे। शबीर कायम खानी पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हाल ही में ज्वाइन किया है इन्होंने PSP, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और जब आप MQM छोड़ के PSP में गए तो MQM से ये आवाजें सामने आई कि आप वजह तनाज़ा थे जो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से हुए। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। और पहली बात तो ये है कि आपने पूछा कि जो सेनेट के हवाले से जो तनाज़ा खड़ा हुआ आपकी वजह से हुआ है, ये MQM बहादुराबाद मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ठीक। तो मैंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब मैंने PSP ज्वाइन की तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे किसी की दिल आजारी हो, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि जिस तहरीक के मैं रहा हूं, मैं 33 साल, और अब मैं छोड़ने के बाद उस तहरीक पे या उस तहरीक के लोगों पर मैं तनकीद करूं। लेकिन जो हकाइक हैं वो सब लोग जान रहे हैं, तमाम लोग परेशान हैं, तमाम वोटर परेशान हैं, तमाम कारकुनान परेशान हैं उन्हीं की हरकतों से, उन जिम्मेदारों की हरकतों से जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको ये भी याद होगा कि ये तमाम मीडिया रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैंने मीडिया में भी कहा तमाम चैनल पर कि मैं सबसे पहले जिस दिन ये 5 तारीख को तनाज़ा खड़ा हुआ, अल्लाह बेहतर जानता, मैं हल्फिया और कसमियां कह रहा हूं कि मैंने उसी दिन मैंने कहा था कि मैं अब नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं कराऊंगा, क्योंकि पार्टी को बचा लो। इस पार्टी के कारकुनान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारान उस वक्त भी हटदर्मी का मुजाहरा कर रहे थे, उनकी अपनी अना और जिद का मसला था। उन्होंने मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके लिए हम कर रहे हैं, आपकी कुर्बानियां हैं तहरीक के अंदर और ये आपका राइट बनता है। मैंने कहा भाड़ में जाइए कुर्बानियां, मैं अब नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं कराऊंगा, मैं कारकुन हूं, मैं नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा ये पार्टी तस्लीम हो, क्योंकि जहां मेरी अपनी जाती कुर्बानियां हैं वहां दीगर लोगों की भी बहुत कुर्बानियां हैं। शबीर भाई इसी में ऐड कर लीजिएगा कि आप पे कोई दबाव था PSP ज्वाइन करने के लिए? नहीं, मुझ पे मैं कसमियां और हल्फिया कहता हूँ अब भी मैं आपको, ये एक परसेप्शन जरूर है कि अदारों का या दीगर लोगों का दबाव होता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हल्फिया, मुझ पे कोई दबाव नहीं था, मुझ पे इस किस्म का कोई दबाव नहीं था कि आप जबरदस्ती जाकर पार्टी में आप जाकर इसको ज्वाइन करें। देखो 25 माह का अरसा हो गया, इस 25 माह के अरसे में ये अगर हमको PSP ज्वाइन करनी होती तो हम पहले माह ही कर लेते। 25 माह हमने क्यों गुजारे? जाहिर है हमने PSP के किरदार को भी देखा, PSP के जिम्मेदारान के अमल को भी देखा। गो के शुरू में बहुत सा तशद्दुद भी उन पर हुआ, बहुत सी शहरों में लोगों ने डंडे भी बरसाए, ईंटें भी फेंकी, लेकिन जवाबी रद्द-ए-अमल इनकी तरफ से नहीं आया। तो ये कहने कि इनकी सियासत बिल्कुल तब्दील होकर रह गई। तो हमें जाहिर है हमने कुछ बातें भी अट्रैक्शन वाली थी इनमें, और मैंने ये कहा था कि मैं इस तहरीक से 33-34 साल से वाबस्ता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इतना वक्त गुजार कर मैं ये तहरीक छोड़ूं। लेकिन जो हमारी तहरीक में इस वक्त जो करता धरता है उनके अमल ने मायूस किया मुझे। ठीक है, तहरीक ने मायूस नहीं किया, उन जिम्मेदारान के अमल ने मायूस किया, न सिर्फ मुझे
बल्कि बहुत से लोगों को मायूस किया। आज जो लोग जा रहे हैं अपनी खुशी और रजामंदी के साथ जा रहे हैं पीएसपी में, ना कि किसी जबर और खौफ के मारे। तो ये कहना कि कोई दबाव है हम पर, कोई हम पर दबाव नहीं था। अब वो इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ। भाई अगर मेरी वजह से हुआ तो तुम्हें 2-2.5 महीने बाद क्यों ख्याल आ रहा है? उसी दिन आप मुझे पार्टी से निकाल बाहर करते। अब ये अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बुखला गए, लोग इनको छोड़ के जाएंगे, इन पे अब थू-थू करेंगे लोग। ठीक है शबीर भाई, इस मामले पे आपसे मजीद भी बात रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी पर मजीद बात करेंगे। कामरान टिसोरी साहब MQM के सीनियर रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। और मुस्तफा कमाल साहब ने इल्जाम लगाया है कि आपके घर पे फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की मुलाकात हुई, जिसमें फारूक सत्तार ने अनीस कायम खानी से पूछा कि पैकेज क्या दिया जाएगा अगर PSP ज्वाइन करते हैं। क्या कहेंगे कामरान भाई? मैं इस पे सिर्फ हंसी सकता हूँ। शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में बात की। देखिए, मुलाकातें तो बहुत सारी बहुत जगहों पे होती रहती हैं और सियासी लोगों का काम होता है कि अपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए मुलाकातें गो के अभी रऊफ सिद्दीकी भाई जो हमारे हैदराबाद से MP हैं, उनकी शादी में तो मेहमान खुसूसी के तौर पे अनीस कायम भाई बैठे हुए थे पूरी टीम के साथ। जहाँ तक उन्होंने फारूक सत्तार भाई से मुलाकात की बात की है, मैं ये समझता हूँ कि ये पुरानी बात हो गई। जब एक मसाइलती कमेटी बनी थी, हमारे हैदराबाद के साथियों ने और फारूक भाई ने मिलकर बनाई थी, मुझे रखा था, ख्वाजा इजहार भाई भी थे उसमें। और उस वक्त आपको याद होगा कि एक APC कॉल की गई थी जिसमें मिलके तमाम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो किसी वजूहात की बिना पे ना हो सकी। उस दौरान में जरूर हमारी मुलाकातें एक दूसरे से हुई हैं और मुलाकातों में सिर्फ यही चीजें थी कि हम ग्राउंड के ऊपर कारकुनान में आपस में कोई वायलेंस ना हो, एक दूसरे के दस्ते गिरेबा ना हो, महाजिर कातिल महाजिर मकतूल की सियासत दोबारा से ना पनपे। तो मैं समझता हूँ उसके अलावा तो कोई ऐसी बात मुलाकातों में नहीं होती जो हम अपने कारकुनान और अपनी ठीक है कामरान भाई, आपकी आवाज में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और अभी MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में। ख्वाजा इजहार साहब, जिस तरह के इल्जामात मुस्तफा कमाल साहब ने आज एक बार फिर लगाए हैं, MQM में जो धड़ेबंदी है, आपके मुखालिफिन इसका शदीद फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसा होगा और यकीनन सियासत में दूसरे की कमजोरियों से ही फायदा उठाया जाता है। लेकिन जहाँ तक MQM के खिलाफ महाजराई का ताल्लुक है और जो सिचुएशन इस वक्त MQM की है, ये यकीनन एक मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन जैसे जैसे ये मामलात और इलेक्शन करीब आएगा, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी, आप देखिएगा कि MQM के अंदर भी एक क्लैरिटी आती जाएगी और एक रोड मैप वाज़ेह होता जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं कि जो इख्तलाफात हैं वो आज मुस्तफा कमाल साहब के फायदा उठाने के बाद आपके आपस के इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं? लेकिन पहली चीज तो जो इख्तलाफात हैं वो तो हमारे ज़ाहिर वो दूसरे हैं। ठीक, जो बातें मुस्तफा कमाल साहब ने की हैं वो एक अलग इंकिशाफात हैं और उन इंकिशाफात के यकीनन फारूक सत्तार भाई जवाब देंगे। ठीक है, और उसमें जाहिर है वो बात कारकुनान और पूरी महाजर आवाम भी सुनना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे इख्तलाफात थे कल सूरत हाल में है और हमने आज भी साथियों को यही मैसेज किया है कि तमाम लोग एक जगह पे जोड़कर पार्टी के साथ मुंसलिक हों। इस किस्म की डिवीजन से नुकसान होगा और नुकसान हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस तो जस्टिस एजाज के घर पे फायरिंग के वाकये की डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में जो आज जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर 2 बार फायरिंग की गई है। इस वक्त तक पता नहीं है कि किन्होंने फायरिंग की है। अफराद मुल्जिमान अभी तक नामालूम हैं। कामरान मुर्तजा साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मेरे साथ दोबारा मौजूद हैं। अब कामरान साहब, क्या इसको अदलिया पर हमले के मुतरादिफ समझा जाए और अगर वो अशखास जो कि पूरी रियासत को इंसाफ फराहम करते हैं अगर वो महफूज नहीं है तो फिर हमारी रियासत को तसव्वुर क्या किया जाए?
देखिए, मामला इंतहाई संजीदा है और इसकी संजीदगी इसलिए भी बढ़ गई है कि ये वाकया रिपीट हुआ है, एक दफा मिडनाइट में और उसके बाद दूसरी दफा। अगर पहले वाकये की बात पता तो सब कुछ अलग चल गया था। हमारे टाउन में कोई फायरिंग करना कोई इतनी आसान सी बात भी नहीं है। चले आसान भी समझ लें, फर्स्ट टाइम तो चले मुमकिन है कि फर्स्ट टाइम हो गया। इसको रिपीट करना जो है, और रिपीट करके जो भी शख्स गया है उसकी उस वक्त भी उसके साथ कोई वाकया नहीं हुआ और वो पकड़ा नहीं गया, उसको रोका नहीं गया, तो यहाँ पे जो है ना वो एक इंतहाई जो है ना रीजनेबल डाउट जिसको कहते हैं ना, रीजनेबल डाउट जो है ना वो क्रिएट हो गया, वो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट क्रिएट हो रहा है। क्योंकि पहली दफा तो ठीक है, कोई भी हो सकता है, आपके घर के सामने कोई इस तरह हरकत करके जा सकता है, मेरे घर के सामने हरकत करके जा सकता है, मगर जब ये जो रेपुटेशन है ये रीजनेबल डाउट क्रिएट कर रही है, तो यहाँ जब ये इस डाउट को जो है वो क्लियर करना है वो गवर्नमेंट में बैठे लोगों को, सिटिंग गवर्नमेंट में बैठे लोगों को, कि ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अगर वो कहें कि गफलत या लापरवाही है या गैर जिम्मेदारी है तो भी, मगर ये जो अपना साजिश के हवाले से जो बात की जा रही है, इस हवाले से उनको अब अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि वो केसेस चला रहे थे, ऐसे केसेस थे जिनका ताल्लुक जो है गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग या उनके अजीजों रिश्तेदारों तक बात पहुंचती है, तो इसलिए जो है ना मामले को इस एंगल से भी देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब। और गवर्नमेंट ही जिम्मेदार ठहराई जा रही है। मंजूर साहब, एक तो इस हवाले से कमेंट कर दीजिएगा, पंजाब हुकूमत की खासतौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? तहरीके इंसाफ ने तो वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब सूबा महाज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ उसका इल्हाक समझ लें, इत्तेहाद समझ लें, पीपल्स पार्टी कहाँ है सर? तो पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल बराह रास्त जिम्मेदारी गवर्नमेंट को पहले जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो इसमें लैब्स है वो ये है कि आप 2 बार फायरिंग होती है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है जो इतने इम्पोर्टेंट केसेस सुनते हैं, और उस पर 2 बार फायरिंग हो और अभी तक कोई पता न चले। मैं तो कह रहा हूँ कि इस पे पुलिस पे इंसार करने की बजाय इस पे कम से कम जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि ये पता चले जो सामने आ सके। दूसरी बुनियादी बात आपने की, देखिए मैंने उस दिन टाइमलाइन बताई है। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले 12 दिसंबर 2000 चौधरी मंजूर साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। वैसे तौहीद साहब आपके पास आऊंगी जरा ये पॉलिटिकल क्वेश्चन लेके। जनूबी पंजाब सूबा महाज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ इनका इल्हाक या इत्तेहाद, जो भी आप इसे कहें, आप ये कोई इंजीनियर्ड मूव देखते हैं या आप समझते हैं कि ये एक जेन्युइन तब्दीली पंजाब में आ सकती है? एंड वेयर इज पीपल्स पार्टी इन ऑल दिस? अवैस तौहीद साहब। देखिए, पीपल्स पार्टी तो बदकिस्मती पीपल्स पार्टी के उन्होंने अपने ही हाल बदहाल किया हुआ है और 2008 के बाद से बतदरीज जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, और इसी वजह से हम आप ये कहते रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में पीटीआई बेवकूफ़ी होगी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास कोई देने के लिए नहीं है पंजाब के अंदर। जनूबी पंजाब में जो उनका दावा था या गिलानी साहब जो दावे कर रहे थे, या जो इनका एक इनर कोर है पीपल्स पार्टी का, वो सोच रहा था कि 12-14 कुछ सीटें हम जनूबी पंजाब से लेंगे, तो अभी तो ये सारी बातें इसको क्या देखें ना आप, ये वो लोग हैं खुसरो बख्तियार वगैरह। मुझे तो हैरत होती है कि चीख के गला फाड़ के इस वक्त वो जनूबी पंजाब का नारा लगा रहे हैं। इस 4.5 साल ये पहले कहाँ थे? जनूबी पंजाब के लिए तो हम नौजवानी से हम मुश्ताक लंगा साहब थे हमारे, हम कॉलेज के ज़माने से हम इस पे सूबे पे बात करते रहे हैं, तो ये तो सूबे की पहले से बात करते। ये जो इंतखाबात से कबल 2 महीने कबल 3 महीने कबल ये जो उड़ान इनकी होती है और उसके बाद वो अंग्रेज़ी उर्दू के अंदर बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, तो सॉरी टू से इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस टू सजेस्ट कि इट्स गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट मूव लेड बाय खुसरो बख्तियार एंड हिज क्रोनीज जो 6-8 है। पीटीआई देखें एक पॉलिटिकल मूव कर रही है, अगर उनके साथ हो जाते हैं तो उनको तो पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, सियासी फ़ायदे के लिए ही शाह महमूद कुरैशी साहब गए हैं, उनकी तरफ से तो आप मैं और आप नहीं कर सकते। लेकिन खुसरो बख्तियार इन कंपनी जो ये 1-on-1 इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, मुझे तो हैरत होती है कि ये साहब पढ़े लिखे हैं और उसके साथ 4.5 साल ये रहे। इसी तरह वो जो रमेश कुमार साहब हैं वो भी 4.5 साल रहे इनके साथ।
तो इनकी जब दूसरी पार्टी के अंदर जाएंगे ये, इनकी वक़्त क्या होगी, सियासी वक़्त? हमें तो जो तारीख बता रही है वो ये कि जब भी आप अपना न्यूक्लियस छोड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप भी सियासी तौर पर ख्वार होते हैं। चाहे वो गुलाम मुस्तफ़ा खर देख लीजिए, चाहे आप गुलाम मुस्तफ़ा जतोई देख लीजिए, बड़े बड़े नाम हैं। खुद ये आयशा गुलाले वगैरह देखे ना, ये किस तरह रोज़ाना जो कीचड़ उछालते हैं अपने पार्टी के ऊपर, जो पहले पार्टी के साथ बैठे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में नहीं सजेगी बात। ये जो इलेक्टेबल्स, अब जो मामला समझ में आ रहा है जो हमें, वो ये गरीदा के 2018 के इंतखाबात हमारे लिहाज से बदकिस्मती से ये इलेक्टेबल्स के इंतखाबात होंगे, चाहे वो घोटकी से लेके और पेशावर तक और कोयटा से लेके भावलपुर तक। एजाज चौधरी साहब, अवैस तौहीद साहब, कामरान मुर्तजा साहब, राना सनाउल्लाह साहब, चौधरी मंजूर साहब, सबका ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफ़िज़।